बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4, टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब हम अपने पिछले सफ़र को ना, जब हम इस चीज़ को देख रहे हैं, इस नए चैप्टर को, और अपने फ़िज़िक्स के पिछले सफ़र को हम देख रहे हैं कि हमने फंडामेंटल यूनिट्स से इब्तदा की थी, फिर डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ आए थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर फोर्सेस, फिर न्यूटन लॉज, ओके, इक्वेशंस ऑफ मोशन बीच में आई थी, फिर सेकंड लॉ भी आया था, F=ma, ओके। करते करते हमने फोर्सेस को इतना स्टडी करने के बाद फिर हमने फोर्स का मोमेंटम के साथ रिलेशन डिस्कवर किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड फोर्स, ओके। और अब हम आ गए हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के ऊपर, कि फोर्स जब सीधे नहीं बल्कि घूम के लगती है तो फिर क्या करती है। ठीक है, सीधे पर तो हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ है, ठीक है। सीधी फोर्स लगी तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन पैदा होगा, मास के लिहाज से, ठीक है। मास के लिहाज से जितना मास इजाज़त देगा उतना एक्सेलरेशन पैदा होगा। न्यूटन सेकंड लॉ आपको याद होगा, ठीक है। मास के इजाज़त के मुताबिक या मास के असर के मुताबिक, मास की वैल्यू के मुताबिक एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है। अब अगर हम फोर्स को सीधा ना लगाएं, बल्कि सीधी फोर्स लगाई ना बल्कि घुमाएं, ठीक है, फिर क्या होगा? फिर कौन सी क्वांटिटी फिज़िक्स में पैदा होगी? आपको पता है कि हर बार नया काम करने से फिज़िक्स में नई क्वांटिटीज़ जन्म लेती हैं। तो फोर्स को गोल गोल घुमाने से कौन सी नई क्वांटिटी जन्म लेगी? ठीक है, इस चैप्टर में आपको पढ़ने के बाद इन ऐसे सवालों के जवाबात मिलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ एक करतबबाज की तस्वीर दिखाई गई है। मेरे ख्याल से इस करतबबाज के बजाय ना, वो जो घूमने वाला होता है ना, आपने वो देखा है बर्फ़ के खेलों में जो आइस स्केटिंग करते हैं, आइस स्केटिंग, बर्फ़ के स्टील की प्लेटों वाले शूज़ पहने होते हैं उन्होंने, और वो ना घूमते हैं गोल गोल, ठीक है। उनको वो कहते हैं स्केटर्स। वो अपने बाजू समेट के बड़ी तेज़ी से गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। ओलंपिक के खेलों में होता है। अगर उसकी तस्वीर लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर, कुछ सोच के ही लगाई होगी इन्होंने। साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, ये बहुत अच्छी रेलेवेंट पिक्चर है, ठीक है। आपने देखा होगा ये इसको उर्दू में तो हम पाना कहते हैं, yes. ठीक है। स्क्रू ड्राइवर यहाँ दिखाया गया है। स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल वही काम करता है, फोर्स को गोल घुमाता है, ठीक है। फोर्स को 360 डिग्री के एंगल पर घुमा सकता है। हम इस पाने की मदद से, इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम फोर्स को 360 डिग्री एंगल पर घुमा सकते हैं। एक दायरे में 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो हम इसके ज़रिए इसको घुमा सकते हैं, और इसको घुमा के हम फोर्स से वो काम कर सकते हैं जो इस चैप्टर में बताया गया है। और नई क्वांटिटी जो जन्म लेती है, ठीक है, वो आपको इस तरह की एग्जांपल में मिल जाएगी, ठीक है, कि टर्निंग इफेक्ट क्या होता है फोर्स का। लाइक एंड अनलाइक एंड पैरेलल फोर्सेस, पहले ये बताया गया है कि लाइक अनलाइक फोर्सेस क्या होती हैं। एक थैली में सेब रखे हुए हैं, तो सारे के सारे सेबों को ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है। आपको याद होगा कि गैलीलियो के टॉपिक में मैंने आपको सिक्कों की माला दिखाई थी, yes, और मैंने कहा था कि एक सिक्के पे जो कानून लगेगा सारे सिक्कों पर वही कानून लगेगा, yes, ग्रेविटी जो सलूक एक सिक्के के साथ करेगी वही सबके साथ करेगी। इसलिए जो एक्सेलरेशन एक सिक्के का होगा वही सबका होगा। ये नहीं होगा कि एक अकेला सिक्का पहले जाए या बाद में जाए, बल्कि एक साथ होगा, ठीक है। और फिर हमने एक ईंट के ऊपर पत्ता रख के एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, ठीक है। और पत्ता एक साथ आया था, ईंट के पत्ता और ईंट एक साथ गिरे थे, ओके। तो आपको पता है कि वेट, जब वज़न किसी तार के ऊपर पड़ता है, एक ऐसी चीज़ पे जिसको पुल तो कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी चीज़ पर जब वेट पड़ता है तो एक्शन का रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन जो है ना उसको हम टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेंशन और वेट एक दूसरे के इक्वल होते हैं,
और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो ये क्या होती हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। अच्छा, ये तो सेम हो गई ना। अनलाइक फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस देयर आर फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। देखें, पैरेलल और एंटी पैरेलल क्या होता है? पैरेलल कहते हैं वो चीज़ें जिनकी सेम डायरेक्शन हो, ठीक है। मसलन पैरेलल फोर्सेस की क्या मैं आपको अच्छी सी मिसाल दूँ? ये तो बहुत अच्छी मिसाल है सेबों की। यस। हर सेब का वेट एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है। डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है। या आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी, अक्सर दो घोड़े बंधे होते हैं और वो खींच रहे होते हैं, ठीक है। पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है। दोनों हैंडल से पकड़ के जब आप फोर्स लगाते हैं, दोनों हैंडल से आप पैरेलल फोर्सेस लगाते हैं, दो, एक इस हैंडल से और एक इस हैंडल से, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और वो पैरेलल हैं, यस सर। ठीक है। एंटी पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। जैसे वेट और टेंशन है, यहाँ पे वेट डाउनवर्ड है, टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं। और इनकी क्या मिसाल होगी ऑपोजिट फोर्सेस की? इनको, ये तो पैरेलल हो गई ना, ठीक है। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल फोर्सेस की एक मिसाल है सबसे अच्छी, बहुत ही अच्छी मिसाल है। पैराशूट से जब बंदा नीचे गिर रहा होता है, ठीक है, तो उसका वेट नीचे एक्ट करता है, यस सर। और पैराशूट की फोर्स उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स। वो अपवर्ड एक्ट करती है। वेट और ड्रैग एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और पैराट्रूपर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आता है। तो पैराट्रूपर जो होता है ना, उसकी नेट फोर्स ज़ीरो होती है। उसकी नेट फोर्स इसलिए ज़ीरो होती है क्योंकि उसका जो वेट डब्ल्यू है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और पैराशूट की जो ड्रैग फोर्स है, पैराशूट की ड्रैग फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर देती है, क्योंकि इक्वल होती है। वेट में से जितना वेट होता है उतनी ड्रैग फोर्स पैदा करता है इसकी ये बड़ी सी छतरी। तो वेट में से जब ड्रैग फोर्स माइनस होती है तो नेट फोर्स आपकी जो फोर्स बचती है वो ज़ीरो होती है। इसलिए जब नेट फोर्स ज़ीरो हो तो आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो पैराट्रूपर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और लगेगा ऐसे जैसे स्लो मोशन में मूव कर रहा है और अपने पैरों पे लैंड कर जाएगा। ओके ओके सर। अब नेक्स्ट है हेड टू टेल रूल, सर से दुम का कानून, सर से लेकर दुम तक का कानून, ठीक है। यस सर। हेड टू टेल रूल फिज़िक्स में वेक्टर्स को जमा करने का एक तरीका है। और आपको मैंने बताया था कि फ़िज़िक्स में जो क्वांटिटीज़ हैं ना, उनके दो ख़ानदान हैं, दो जमातें हैं, दो पार्टियाँ हैं, ठीक है। एक है वेक्टर्स का ख़ानदान, यस सर। एरो वाला, और एक है स्केलर्स का ख़ानदान, बग़ैर एरो वाला, जैसे मास है, ठीक है। ओके। इनका जो रियाजी है या इनका जो मैथमेटिक्स है और इनके जो उसूल और क़ानून है इस ख़ानदान के, वेक्टर के, वो इस ख़ानदान से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। इनका कायदा कानून अपना है, ठीक है। यस। इनकी अलजबरा भी अपनी है, इसको हम वेक्टर अलजबरा कहते हैं, ठीक है। और ये आम रियाजी इस्तेमाल करते हैं 2 + 2 4 वाला, ठीक है। यस सर। ये आम रियाजी है जिसमें हम कहते हैं 2 + 2 4 होते हैं। वेक्टर की जो दुनिया है, वेक्टर की जो दुनिया और वेक्टर का जो कानून है और वेक्टर का जो मैथमेटिक्स है, इनके यहाँ 2 + 2 4 नहीं होते। अजीब बात है, ठीक है। आज आपको थोड़ी सी हैरत हो रही है कि ये कैसे हो गया, 2 + 2 4 कैसे नहीं होते, ठीक है। 2 + 2 0 भी हो सकते हैं और 2 + 2 3 भी हो सकते हैं इसमें, आप देखिएगा, आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो, ठीक है। तो हेड टू टेल रूल जो है ना, हेड टू टेल रूल एक सादा तरीन तरीका है वेक्टर को जमा करने का। अब आपको इतना, मेरी बात सुन के इतना आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वेक्टर की जमा इतनी सीधी सादी नहीं है, 2 + 2 4 की तरह सीधे सादे मामले इनके नहीं हैं, ठीक है। तो हेड टू टेल रूल ना एक हमें ज़रा एक आसान तरीका, सबसे वेक्टर को जमा करने का एक आसान तरीन तरीका है हेड टू टेल रूल है। इसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, ठीक है, कि हेड टू टेल रूल में हम क्या करते हैं। मसलन एक आदमी है, वो 3 किलोमीटर बाइक पे इधर गया,
ठीक है, 4 किलोमीटर इधर गया है, ठीक है, Yes. 3 किलोमीटर इधर गया और 4 किलोमीटर इधर गया। हेड टू टेल रूल में हम क्या करते हैं कि 3 किलोमीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, Yes, sir. और हम क्या करेंगे, हम 3 सेंटीमीटर का एरो लगा देंगे और 4 सेंटीमीटर का एक और एरो लगा देंगे, ठीक है, डायरेक्शन का ख्याल करते हुए, डायरेक्शन का Real. ख्याल करते हुए। अगला जो वेक्टर है उसकी दोम को उसके सर के साथ मिला देंगे, ठीक है। अभी अपनी असल पोजीशन से कितना दूर गया होगा, क्या हम ये फासला मालूम कर सकते हैं? ए से बी और बी से सी, अब वो कितना दूर खड़ा हुआ है? तो अक्सर इसी तरह ही बच्चे जवाब देते हैं, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर 7 किलोमीटर हुआ। ये जवाब देना तो बहुत आसान है, ये जवाब देना इतना आसान नहीं है। वेक्टर समझने के बाद बहुत आसान है। वैसे ना पता हो तो फिर जो अंदाज़ा लगाना है या तुक्का लगा के इसका जवाब देना मुश्किल है कि उसका ये शॉर्टकट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इसके लिए हम एक रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम एक एरो रखेंगे, उसकी टेल से और हेड को हेड से मिलाएंगे, इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट, ठीक है। अगर आपने सही सही लाइनें ड्रॉ की हैं, ये 3 सेंटीमीटर की है और ये 4 सेंटीमीटर की, मैं 3 किलोमीटर को 3 सेंटीमीटर कह देता हूँ, ठीक है, Yes. अगर आपकी परमिशन हो तो 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि मैं 3 किलोमीटर का पेज तो नहीं लेके आ सकता ना, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अगर मैं इसके सही सेंटीमीटर फाइंड कर लूँ तो उतना ही किलोमीटर होगा, ठीक है। ये लाइन जितने सेंटीमीटर की होगी, बाइक का डिस्प्लेसमेंट उतने ही किलोमीटर होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। मेरे मैप के ऊपर, मेरी डायग्राम में 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। अब अगर मैं स्केल उठा के इसको सही से मेजर करूँ ना, तो आपको पता है कि कितना मिलेगा, ये पूरा 5 सेंटीमीटर मिलेगा, 5 सेंटीमीटर। जी, आपको यकीन नहीं आता तो आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। आप सीधी लाइन 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करें, फिर 90 डिग्री के ऊपर 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करें, फिर आप रिजल्टेंट ड्रॉ करें और उसको मेजर करें, आपको 5 सेंटीमीटर मिलेगा। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब हुआ, बाइक कितने किलोमीटर दूर गई है? 5 किलोमीटर। तो ये जो दो वेक्टर्स हुए, ठीक है, वेक्टर ए प्लस बी, इनका जो सम आ रहा है वेक्टर सी, ठीक है, 2 प्लस ये 2 वेक्टर है और 3 वेक्टर है, इनका सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। नहीं सॉरी, 2 3 नहीं है, 3 और 4 है। आई एम सॉरी, ठीक है, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, आंसर क्या आ रहा है? 5 किलोमीटर। अजीब बात है ना, 3 जमा 4 5 के बराबर है। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि वो वेक्टर वो दुनिया है कि जो जहाँ 2 जमा 2 4 नहीं होते। अब मैं आपको ज़रा इसका प्रूफ देता हूँ, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और इसमें एक कानून लगता है मैथमेटिक्स का, उसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। ये आगे आएगा, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि ये क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है कि पहली चीज़ का स्क्वायर जमा दूसरी चीज़ का स्क्वायर तीसरी चीज़ के स्क्वायर के बराबर होता है। पहली चीज़ है 3, दूसरी चीज़ है 4, और सबसे बड़ी साइड, ये 2 छोटी साइडें होती हैं, सबसे बड़ी साइड है 5, ठीक है। वो तो नहीं है, वो तो मुझे मालूम करना है, सॉरी, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 जमा 9 कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये असल में ये जो डब्बा स्क्वायर आ रहा है ये किसके बराबर है? 25 के बराबर है। डब्बे में क्या होगा, ज़रा दोनों का रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो 25 का रूट क्या होगा? 5 आएगा, इसका मतलब इस डब्बे में 5 आएगा। अब आपको यकीन आया? ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको प्रूफ देना ज़रूरी था। आपके जहन में एक बात थी कि सर ने ये कैसे कह दिया कि ये 5 है, हम कैसे मान लें, ठीक है। तो अपनी बात साबित करने के लिए मैंने आपको इसका टच दे दिया। अब आपने देखा कि हेड टू टेल रूल जब हम डायग्राम से कर रहे हैं
तो भी हमें यही आंसर मिल रहा है, Yes. और जब हम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं तो भी हमें यही आंसर मिल रहा है। लेकिन हेड टू टेल रूल का फ़ायदा ये है कि ये हम ड्रॉ करके कर सकते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। हेड टू टेल रूल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक्यूरेट नहीं है। लाइन जब हम हाथों से ड्रॉ करते हैं ना, वो ज़रा सी भी हिल गई तो ये 5 पूरा नहीं आ रहा होगा, 5.1 या ज़्यादा आ रहा होगा या थोड़ा कम, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें अगर थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ गया ना तो आंसर में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि आपका 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। इसका मतलब अगर आपने 1 मिलीमीटर की भी गलती की, 1 मिलीमीटर की, तो वो 100 मीटर का फ़र्क डाल देगी, ठीक है। Okay. और 100 मीटर का फ़र्क कितना बड़ा फ़र्क है ज़मीन पे, बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए हम हेड टू टेल रूल हाई टेक्नोलॉजी के कामों में इस्तेमाल नहीं करते, हम उसमें प्योर मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं, Yes, sir. ठीक है। अब आप देखें एग्जांपल 4.1, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस। 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालें। 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। इंटरेस्टिंग है। अब आप देखें इसकी डायग्राम यहाँ बनाई गई है। यहाँ पे डेटा दिया गया है, F1 है 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, F2 है 8 न्यूटन अलॉन्ग 45, F3 है 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। स्केल बना दिया है 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन का है, ठीक है, ताकि डायग्राम छोटी बने, ठीक है। तो अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी पहली F1 की, ठीक है। हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 सेंटीमीटर की ये होगी, ये 4 सेंटीमीटर की होगी, और ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। ये 0 डिग्री पे होगी एक्स एक्सिस पे, ये 45 पे होगी, ठीक है, और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस 90 डिग्री के एंगल पे होगी, ठीक है, Yes. क्योंकि वाई 90 पे होता है। तो ये 0 है और ये 90 है, ठीक है। Yes. तो पहली 4 0 पे है, दूसरी बीच में है और आखिरी 90 पे है, ठीक है। अब तीनों वेक्टर्स F1 और F2 और F3 को हमने इसको ज़रा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह नज़र आए। F1, F2 और F3 को उनके डायरेक्शन के हिसाब से हमने सही एंगल्स के ऊपर रखा है। F1 को हमने 0 डिग्री के एंगल पे रखा है, और F2 को हमने 45 डिग्री के एंगल पे रखा है, और F3 को हमने 90 डिग्री के एंगल पे रखा है, ओके। और इनको हमने रखा किस तरह, ज़रा रखने का अंदाज़, जैसे नाम है हेड टू टेल रूल, हमने वैसे ही रखा है, ठीक है। ये इसकी टेल है और ये हेड है, फिर अगले की टेल को हेड के साथ, ठीक है, फिर अगले की टेल को हेड के साथ मिला के हमने रख दिए सही डायरेक्शन में। जब हमने इस तरह ड्रॉ कर लिया ना, अब जैसे ही हम स्केल उठा के मेजर करते हैं इसको, ये स्केल से मेजर होगा। हेड टू टेल रूल में हम कोई फार्मूला नहीं लगाते, कोई इक्वेशन नहीं लगाते, ठीक है। अगर आपने डायग्राम सही तरीके से बनाई है, आपने मेजरमेंट सही रखी है, ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा मैंने आपको बताया है कि ये 12 है, ठीक है, हमने 1 सेंटीमीटर को 2 न्यूटन के बराबर रखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 है ना, ये 6 सेंटीमीटर होगा। अगर आपने बिल्कुल सही रखा है, ठीक है, अगर आपने इसको बिल्कुल सही से 6 सेंटीमीटर रखा है, और ये 8 न्यूटन था तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल ठीक से 4 सेंटीमीटर रखा है, और इसका एंगल भी आपने ठीक रखा है 45 डिग्री का, और अगर आपने ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है, और अगर आपने इसका एंगल में भी कोई गलती नहीं की, 90 डिग्री रखा है, तो जब आप इसको मेजर करेंगे, जो आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट में हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट की टेल को टेल से और हेड को हेड से मिलाते हैं, ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। बाकी सारे हेड टू टेल हैं, ये हेड टू हेड और टेल टू टेल है, ठीक है। रिजल्टेंट में ये फ़र्क है। तो जब आप इस रिजल्टेंट को हेड टू हेड और टेल टू टेल आप ड्रॉ करके इसको मेजर करेंगे, स्केल से, फुट्टे से, पैमाने से, इंची टेप से, जो मशीन आप इस्तेमाल करें, ठीक है। तो जब आप इसको ठीक से मेजर करेंगे ना, तो जब आप इसको मेजर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 11.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मुझे इसमें मेरे ख्याल से पॉइंट में कुछ आगे पीछे और भी फिगर्स हो सकती हैं, लेकिन एक स्केल से जब हाथों से काम किया जा रहा हो, इंसानी हाथ, जब आप इंसानी नज़रों, इंसानी हाथों से काम करते हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश होती है। यही वजह है कि इंसान ने मैथमेटिक्स बनाई, ठीक है। हम इक्वेशन और फार्मूले पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने हाथों और अपनी नज़रों पे इतना भरोसा नहीं करते,
ठीक है। यस तो इस वजह से ऐसा होता है कि ज़रा सा भी एंगल में 45 का फ़र्क आ गया इधर, या आपने इधर 90 में ज़रा सा हल्का सा फ़र्क आ गया और लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी इस तरफ या इस तरफ, तो रिज़ल्ट बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा। ठीक है। 11.1 सेंटीमीटर, अब आपका 1 सेंटीमीटर न्यूटन 2 न्यूटन के बराबर है, तो आप इसको देख सकते हैं कि आपकी फ़ोर्स कितनी होगी। तो 11.1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 22.2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट जो है ना वो 22.2 न्यूटन होगा। और आप डी रख के इसका एंगल मेजर करेंगे तो 37 डिग्री। ठीक है। तो ये ग्राफिकल मेथड है। क्लियर हो गया आपको? यस तो ये वो मेथड है जो आसान है, नज़र भी आता है, सब कुछ इसमें बहुत अच्छा है। बस इसके अंदर सबसे बड़ा नुक्स और सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसमें मिस्टेक के चांसेस हैं, और ख़ास तौर पर मिस्टेक अगर हम कोई हाई टेक काम कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई ऑटोमोबाइल बना रहे हैं, हम एरोप्लेन बना रहे हैं, या कोई वीपन बना रहे हैं, आप अंदाज़ा करें कि छोटी सी गलती के क्या बुरे नताइज मिल सकते हैं। ठीक है। अगर हमने हिट करना है, ठीक है, इस जगह को, इस बिल्डिंग को हिट करना है और हिट हो गई ये वाली, मारना किसको था? मर गया बेकसूर बेचारा। यस ठीक है। वजह क्या है कि आपको इक्वेशन नहीं आती थी ठीक से, और आपने अंदाज़ा करके फायर कर दिया। तो इसलिए हम ऐसे काम नहीं करते फिज़िक्स में। ठीक है। यस हम हमेशा फिर बेहतर से बेहतर चीज़ तलाश करते हैं। जब हम बेहतर चीज़ तलाश करते हैं तो फिर हम आगे देखें कि इंसान को क्या मिला। आगे आप देखें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये बेहतर तरीका है। ठीक है। ये मैथमेटिकल टेक्निक है। ठीक है। और इसके आंसर्स डेसिमल यानी पॉइंट के पीछे कई फिगर्स तक एक्यूरेट होंगे। ठीक है। तो इसलिए अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो बेहतर से बेहतर की तलाश में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमें मिल गया। ठीक है। अब हम इस टेक्निक को समझेंगे। ये बहुत अच्छा किया है बुक वालों ने, जिन्होंने किया, अल्लाह उनका भला करे, कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करने से पहले उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बच्चे को रिवाइज़ करवाया है। ठीक है। ये एक ट्राइंगल गिवन है, इसको ध्यान से देख लें। ठीक है। क्योंकि अक्सर बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, जब वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं वो चीज़ें भुला देते हैं। इस शेप को, ये जो 3 कोनों वाली शेप है, इसको ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। ये भी ट्रायंगल है। अगर ये तंबू जो बना होता है इस तरह तंबू, ये भी ट्रायंगल है। ठीक है। टेंट वगैरह। लेकिन अगर इस 3 कोनों वाली शेप में एक एंगल 90 का हो जाए तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। आप कोई भी ट्रायंगल, इसको जब आप बीच से काटें सीधी लकीर के साथ, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स निकलेंगी हमेशा। ठीक है। चाहे जैसी शेप की भी ट्रायंगल्स हों, आप उनको जब काटेंगे, ठीक है, तो आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स मिलेंगी। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बहुत अहमियत की हामिल है। राइट एंगल का मतलब 90 का एंगल, वो ट्रायंगल जिसमें एक 90 का एंगल पाया जाता। यस ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की भी 3 साइडें होती हैं दूसरी ट्रायंगल्स की तरह, लेकिन इन 3 साइडों के नाम रखे गए हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एक एंगल भी होता है इसमें, वैसे 3 एंगल्स भी होते हैं और 3 साइडें भी होती हैं। ठीक है। 3 एंगल्स एंड 3 साइडें होती हैं। आप जिस एंगल को देखेंगे, मसलन आप इस एंगल को देख रहे हैं तो आप इस हिसाब से नाम रखेंगे, अगर आप इस एंगल को देख रहे हैं तो इस हिसाब से नाम रखेंगे। जिस एंगल को देखेंगे ना, उसी के हिसाब से साइडों के नाम होंगे। यस ठीक है। तो अगर हम इस एंगल को देख रहे हैं तो हम साइडों के नाम इसके हिसाब से रखेंगे। कैसे? इस थीटा के सामने जो साइड होगी ना, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। यस सर क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर इसकी बात करते तो ये परपेंडिकुलर होता, लेकिन फ़िलहाल हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की, एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। ओके और इस एंगल के जो बराबर में, पड़ोस में, साथ में जो साइड है, उसको बेस कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये नीचे हो, बेस का आप ये मतलब नहीं लीजिएगा कि ये नीचे होना ज़रूरी है। ये ट्रायंगल ये ऐसे भी हो सकती है। ठीक है। यस और अगर ये एंगल है तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। ओके ठीक है। क्योंकि ये एंगल के पड़ोस में है ना, यस सर तो जो पड़ोस में, साइड में, बराबर में, ठीक है, बैठी होगी साइड, उसको हम बेस कहेंगे। और जो सबसे बड़ी है ना, वो हाइपोटीनियस है। वो चाहे ऊपर हो, नीचे हो, जिधर भी हो, सबसे बड़ी साइड वो हाइपोटीनियस है। तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटीनियस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और अगर आप इस एंगल के लिहाज से बात करेंगे, ठीक है, इस एंगल का नाम रख लेते हैं फाई, ये थीटा है, ये फाई है, तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यस ये बेस हो जाएगा, तो ये हाइपोटीनियस पहले भी यही था, अब भी यही रहेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है। अब आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर ठीक है। अब कुछ
अजीम लोगों ने क्या किया कि उन्होंने इनको डिवाइड करके चेक किया, ठीक है। एंगल के हिसाब से आपको पता है कि ये जो एंगल है अगर ये कम हो तो परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा, अगर ये एंगल बड़ा हो परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा, एंगल और बड़ा हो परपेंडिकुलर और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एंगल के बड़े होने से देखें परपेंडिकुलर बड़ा हो रहा है, लेकिन बेस के साथ क्या हो रहा है आप देखें, बेस छोटा होता जा रहा है। Yes, sir. हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। बेस छोटा हो रहा है। अगर आप और वो करें फिर परपेंडिकुलर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बेस छोटा हो जाएगा। उस ज़माने के यकीनन जीनियस लोग होंगे, ठीक है, जिन्होंने ये बात सोची है कि इतनी बात तो आम बंदा भी देख के बता देता है कि एंगल के बढ़ने से, ठीक है, परपेंडिकुलर बढ़ रहा है और एंगल के बढ़ने से बेस कम हो रहा है, ठीक है। Yes. ज़्यादा एंगल होता है तो ज़्यादा परपेंडिकुलर होता है, कम एंगल होता है तो कम परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये आधी बात है, Yes. ठीक है, आधी लॉजिक है। अब इसको कंप्लीट कैसे किया जाए, ये कंप्लीट तब होती है जब आप ये बताएं कि कितना एंगल हो तो कितना परपेंडिकुलर होगा, Yes. कितना एंगल हो तो कितना बेस होगा। Okay. तो जब पूरी बात तब होती है जब हम कितने का आंसर निकाल लेते हैं, हाउ मच, किसका जवाब, How much? हाउ मच, आपको ये पता हो हाउ मच कितना, तब आपकी बात पूरी होती है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने हाउ मच के लिए ना एक बंदोबस्त किया, इन्होंने हर एंगल पे डिवाइड करके उनका रेशो बना दिया, हर एंगल पे थीटा की हर वैल्यू पे 1 से लेकर, ठीक है, 90 तक और 90 से लेकर 180 तक और 180 से लेकर 270 और 270 से 360 तक, ठीक है।